हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हम लोग कर रहे थे बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा था, जो कि आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 के बुक से है। तो आज हम सेट नंबर 11 को देखेंगे। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज हम 11 नंबर सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। साथ में आपका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पर डे अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप लोग जाके इसे सेट भी लगा सकते हैं और साथ में इसका आंसर डिस्कशन सब भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी जो है वो WTO है। कौन है? विश्व व्यापार बैंक है। विश्व व्यापार बैंक कहते हैं, विश्व व्यापार केंद्र है, विश्व व्यापार केंद्र WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रहरी है। अगर हम बात करें कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है वो मार्केस समझौता के अंतर्गत, कौन सा समझौता? मार्केस समझौता के अंतर्गत गैट के स्थान पर, किसके स्थान पर? गैट के स्थान पे जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था, 1995 को। संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता को प्रतिस्थापित किया गया और वर्तमान में WTO में जो है 164 सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं। वहीं अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में आयोजित होती है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत 1944 में। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो विकल्प में से आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है। कौन? कृषि आती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधि में आपका कृषि हो जाता है, फिर खनन है, वानिकी, चारागाह, शिकार, मछली पकड़ना, ये सभी आपका शामिल है। द्वितीय में क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में होता है विनिर्माण, निर्माण और उद्योग क्षेत्र। तृतीय जो होता है आपका सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें कि जैसे आपका होटल हो गया, व्यापार, चिकित्सा, ये परिवहन, ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। और चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित गतिविधि में मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करना, आवश्यकता सूचनाओं को प्रस्तुत करना, ये सभी चतुर्थ क्षेत्र में शामिल होता है। तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो अपने मुख्यमंत्री को कौन चुनेगा? सत्ताधारी दल के सदस्य अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। सत्ताधारी दल के सदस्य अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की प्रायः वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की है। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वही मुख्यमंत्री सरकार का। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल मुखिया होता है और मुख्यमंत्री सरकार का। अनुच्छेद 164 के बारे में जानते हैं कि इसमें प्रावधान है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो राज्यपाल करेगा और संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार वर्णित है। भाग 3 आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है और इसमें जो है मूल अधिकार वर्णित है। संविधान के भाग 3 को भारत के मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया गया है, मैग्ना कार्टा का संज्ञा। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। कौन थे? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक का शासनकाल जो था वो 273 से लेके 232 वीसी तक था और अशोक ने राज्याभिषेक 269 वीसी में किया था। 269 वीसी में सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी और अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुज्जर लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना हुई थी और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से इन्हें जाना जाता है।
लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, विषुवत डैश अक्ष अक्षांश को दर्शाती है। तो विषुवत जो है, विषुवत 0 डिग्री, कौन सा, 0 डिग्री अक्ष अक्षांश को दर्शाती है। 0 डिग्री अक्ष अक्षांश भूमध्य रेखा और यह पृथ्वी के 2 समान गोलार्ध में विभाजित करता है। 0 डिग्री देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन के रूप में जानते हैं। भूमध्य रेखा जो है वो 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 13 देश से गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है और 3 जो है वो जल निकाय है, इससे गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें पूरे वर्ष जो होती है वो सीधे पड़ती है, यानी लंबवत होती है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। शैलों से निर्मित पृथ्वी के भूभाग को स्थल मंडल कहा जाता है और स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे कठोर भाग होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना के धारक जो होते हैं वो 2 लाख राशि का जीवन बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं और इस योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपए का जो है वो जीवन बीमा मिलता है। और इस योजना में दुर्घटना के साथ साथ सामान्यतः मृत्यु पर भी बीमा राशि मिलती है और इस योजना का जो उम्र है वो 18 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, शेखर नायक किस खेल से जुड़े हैं। तो शेखर नायक जो है ये क्रिकेट खेल से जुड़े हैं। शेखर नायक क्रिकेट खेल से, शेखर नायक भारतीय नेत्रहीन क्रिकेटर हैं, भारतीय नेत्रहीन क्रिकेटर हैं और भारत का राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान है ये। ठीक है, अगला है आपका 11 नंबर प्रश्न, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सभी लोग काफ़ी जानते होंगे, उड़ीसा का है ये और ये जो है प्रसिद्ध त्यौहार उड़ीसा का है। ये प्रत्येक वर्ष जो है वो आषाढ़ में शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है और इस त्यौहार में भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र को समर्पित है। मंदिर के तीनों देवता इस त्यौहार के दौरान 3 अलग अलग रथों में यात्रा करते हैं और यही कारण इसे रथों का त्यौहार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ, सुभद्रा और स्थल बालभद्र के रथों को क्रमशः नंदी घोष या कपिल ध्वज या फिर गरुड़ ध्वज, तल ध्वज, पद ध्वज या फिर दर्पल दल भी कहा जाता है। ये अलग अलग नामों से इस ध्वज को जाना जाता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका तमिलनाडु का, तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है, पोंगल। हिमाचल प्रदेश में कौन सा फगली होता है। उड़ीसा का चैत्र जात्रा होता है। उत्तराखंड का फूलदेई। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें दिया है कि सिंधवी समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। यह सिफारिश जो है 1986 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो अब 64वां संविधान संशोधन क्या है पंचायत में भाई, तो ये सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए इस संविधान विधेयक को लाया गया था, 64वां संविधान संशोधन को। फिर सरकारिया आयोग क्या है, तो सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के संबंध बनाने के लिए लाया गया था। अब है 13 नंबर प्रश्न, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक एंडी मैरिनो है, एंडी मैरिनो। अगर हम बात करें कि चलिए हम अलग अलग देखते हैं, एक मिनट। नील मुखर्जी की कौन सी पुस्तक है, तो नील मुखर्जी की एक पुस्तक है द लिव्स ऑफ ऑदर्स। द लिव्स ऑफ ऑदर्स जो है ये नील मुखर्जी की पुस्तक है। उसके बाद अगर हम बात करें
नील मुखर्जी के बाद देख लीजिएगा एक नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, ये सुदेश वर्मा का था। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर ये सुदेश वर्मा का था। और नरेंद्र नारायण स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी ये गिरीश डाबके का था। ठीक है। और नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी किसका है? एंडी मैरिनो का। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौन सी देश G4 देशों में नहीं है? तो पाकिस्तान देश जो है ये G4 देश में नहीं है, पाकिस्तान। इसमें शामिल कौन कौन है? तो जापान है, जर्मनी है, उसके बाद ब्राज़ील है और एक है आपका भारत। ये सभी से इस चारों देशों से मिलकर बना है G4 का समूह। और ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और G4 देश 21वीं शताब्दी में समकालीन जो है ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति हेतु सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अब जोर दिया गया था। ठीक है। तो ये G4 देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं है। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ नदी का नाम है, दूसरे तरफ पड़ोसी देश के साथ समझौते हैं। तो देखिए सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु जो है ये पाकिस्तान के साथ है, सिंधु पाकिस्तान के साथ समझौता है। गंगा बांग्लादेश के साथ समझौता है, गंगा का बांग्लादेश के साथ। और कोसी का नेपाल के साथ। तो चलिए आप देख लिए इसमें सिंधु पाकिस्तान, गंगा बांग्लादेश, कोसी नेपाल के साथ। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए इसके बारे में कुछ पॉइंट। भारत पाकिस्तान में जो सिंधु जल बंटवारा समझौता है ये 1960 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। वही भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल का बंटवारा 1996 में हुआ था। और भारत और नेपाल के बीच कोसी प्रोजेक्ट को लेकर 1954 में जो समझौता हुआ था। तो इसका डेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा नागरिक के मूल कर्तव्य को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य को इस सूची में शामिल किया गया था। और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें नंबर के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें प्रावधान ये था कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होंगे, बच्चों के माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वो उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी जो है ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, कावेरी नदी, जिसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही शिव समुद्रम के नाम से ही जाना जाता है। तो याद रखिएगा शिव समुद्रम कावेरी नदी जो दूसरा जलप्रपात बनाती है उसे कहते हैं। और कावेरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों कर्नाटक के कोडागू जिले में है। और ऊपरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा जल की उपलब्धता के कारण यह हिमालयी नदियों के तरह एक सदानीरा नदी में बहती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो वुड ब्लॉक छपाई की एक तकनीक है और इसे सबसे पहले चीन में विकसित किया गया था। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच सुगौली की संधि और आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति होती है। और सुगौली की संधि से भारत को कुमाऊं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल और शिमला ये सभी स्थान जैसे मिले थे और सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो है वो पिंडारियों का दमन किया गया। और पिंडारियों का दमन करके जो है प्रमुख नेता वसील मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। पिंडारियों ने केवल लूट के अवैधानिक रूप में मराठों की ओर लड़ते थे, इसीलिए मैलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों की शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी थी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, चीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है?
तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए एनएनपी बराबर जीएनपी, एनएनपी बराबर जीएनपी होता है और जीएनपी माइनस मूलह्रास, मूल जीएनपी माइनस मूलहल, एनएनपी ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन बी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए ये सही है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूलह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी कहते हैं जिसको, उसे मूलह्रास से घटाने के बाद जो आय बचती है उसे अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरशोप्पा जलप्रपात कहा जाता है? तो सारावती नदी के बारे में जानते होंगे। सारावती नदी जो है ये जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरशोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये कर्नाटक राज्य में है और चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट पूछे तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है। 21 नंबर है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा है जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। और अगर हम बात करें बोमडिला का तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। यंगप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है। और सिक्किम में अगर हम बात करें तो सिक्किम में आपका हो जाएगा जलेपला दर्रा। और वाड़ा लच्चा जो है हिमाचल प्रदेश का है। पीर पंजाल कश्मीर का है। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का है। नीति दर्रा उत्तराखंड का। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का। तो ये सभी दर्रा हैं जो भारत में हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। एक भारतीय तेज धावक है जो असम से संबंधित है और असम की पहली खेल राजदूत बनी है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, पयोली एक्सप्रेस। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लमन के बारे में दोस्तों, तो लमन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। ठीक है, ये क्षेत्रीय जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सॉरी मैं भूल गई पढ़ना, मुझे लगा पढ़ दी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो लमन जो है ये आपका क्षेत्रीय संगीत नहीं है। लमन में बालिकाओं के समूह के द्वारा एक छंद की रचना की जाती है, ना कि ये क्षेत्रीय संगीत है वहाँ का। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सभी राज्य का शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है, इसे आपको देखना है, सही नहीं है। कुचिपुड़ी कर्नाटक का, मोहिनीअट्टम केरल का। तो आपका कुचिपुड़ी केरल का जो है ये सुमेलित नहीं है। कुचिपुड़ी कर्नाटक का यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही नहीं है क्योंकि ये कथन इसलिए गलत है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव में हुआ था और यह गीत नृत्य संबंधित रूप भगवान भागवत पुराण में दिया हुआ है। ठीक है, और इस नृत्य के संबंधी जो प्रमुख कलाकार हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित, तो ये आपका सही नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल का बिल्कुल सही दिया हुआ है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, शासक वंश का कौन सा युग्म सही है? तो एक तरफ शासक है और दूसरे वंश का नाम दिया हुआ है, सही देखना है, युग्म सही है। कनिष्क, कुषाण, सतकर्णी, शातवाहन। तो इसमें आपका जो दोनों सही दिया हुआ है, कुषाण का आपका कनिष्क कुषाण का है, सतकर्णी सातवाहन का है। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख था और सातवाहन वंश का शासन मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में माना जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संप्रदाय का अनुयायी था और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे और कुषाण ने ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किया था। तो ये आपका हो गया। और बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन में भागीदारी नहीं लेता है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु और सेवाओं पर कर, ये जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, वस्तु और सेवाओं पर कर।
वस्तु और सेवाओं पर कर जीएसटी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का ये जीएसटी जो है, ये जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और यही है जो जीएसटी। अगर हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस समझे तो प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिससे व्यक्ति पर लगाया जाता है और अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं आयकर इनकम टैक्स वाला हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति पर दिया जाने वाला कर हो गया, ब्याज कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सभी आपका प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। और अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो लगाया जाता है किसी और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। ठीक है, जैसे उत्पादन शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, जीएसटी हो गया, ये सभी आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, जीएसटी शुरुआत कब हुआ था तो देख लीजिए 2017 में जो है 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था और 1954 में फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था जीएसटी को 1954 में। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोट का रंग है। तो महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में 500 के नए नोट का रंग स्टोन ग्रे है। कैसा है? स्टोन ग्रे कलर का है। इस नोट का साइज जो है वो 60 mm इंटू 150 mm है। नोटों का रंग स्टोन ग्रे है और प्रमुख नई थीम भारतीय विरासत स्थल, इस पे लाल किला का फोटो बना हुआ है। किसका? लाल किला का। अब चलिए लाल किला से देख लिए हैं तो देख लेते हैं 10 रुपये पे किसका है। 10 रुपये का जो कलर है दोस्तों वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है। चॉकलेट ब्राउन इस पे कलर दिया हुआ है और इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये के नोट पे जो है ये हरित पीला है। कैसा? हरित पीला है और इस पे एलोरा का गुफा बना हुआ है। एलोरा का गुफा है। नेक्स्ट 50 रुपये का जो है ये फ्लोरोसेंटा ब्लू कलर का है और हाथी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये पर रानी का भाव है जो कि लेवेंडर कलर का है। 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो है जिसपे सांची का ये स्तूप है और 2000 का नोट पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा कलर है और उस पर किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनंत वर्मन डैश वंश का शासक था। तो अनंत वर्मन गंग वंश का शासक था और पूर्वी गंग वंश के शासक धर्म एवं कला के महान संरक्षक थे। अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडांगन ने करवाया था। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। दूसरा स्टेटमेंट ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट दिया है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। और दूसरा दिया है कि रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र चावल कृषि की जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, असम, ये सभी जो है प्रमुख उत्पादक हैं चावल के। ठीक है, अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध डैश वर्ष में लगाया गया था। तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में। और बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर धारा 17, कौन सा? धारा 17 याद रखिएगा, विधवा के सती होने पर अवैध घोषित कर दिया। अब है आपका 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऋषि सुनक का जन्म जो है वो साउथहैम्पटन में हुआ था। साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ था और वर्तमान में ये ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला है 34 नंबर प्रश्न। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। आंतरिक हिमालय की अगर हम बात करें तो यह हिमालय सर्वाधिक सतत ऊंची श्रृंखला है और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है जिसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो लंबाई जो हो जाए 190 किलोमीटर है। और आंतरिक हिमालय के वलय की प्रकृति असममित होती है, मुख्यतः रवेदार, आग्नेय अथवा कायांतरित शिलाओं से निर्मित होती है। हिमालय पर्वत बलित, मोरदार, नवीन पर्वत का ये उदाहरण है और अधिकांश विश्व की ऊंची चोटी आंतरिक हिमालय में ही सीमित है। अब आगे देखते हैं आपका 35 नंबर प्रश्न।
35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है। तो देखिए इसमें दिया है कि पहली अनुसूची राज्य का संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया है। पहली अनुसूची में राज्य और 8वीं अनुसूची में भाषा। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी में शपथ ग्रहण है। तो इस तरीके से आपका जो है वो देखा गया, तो ये आपका दोनों मिलान बिल्कुल करेक्ट है। 36 देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर विन्नी बने हैं। कौन? रोजर विन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दीपोर व्हील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में भारत में अभी 75 रामसर स्थल है। 75 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से है और सेकेंड स्थान पे आपका यूपी है। तो पूछा गया है दीपोर व्हील। दीपोर व्हील कहाँ पे है दोस्तों? ये रामसर साइट आपका असम राज्य में है। असम राज्य में है दीपोर व्हील। इसके अलावा लोकटक झील जो है ये भी रामसर साइट है मणिपुर में। लोकटक झील जो है ये मणिपुर का है। और रुद्र सागर झील रामसर साइट त्रिपुरा का है, रुद्र सागर। और कोलेरू झील रामसर साइट आंध्र प्रदेश का है, कोलेरू। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ राज्य के संस्थापक थे। तो निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। और निजाम उल मुल्क को औरंगजेब ने चीन खिलजी खां फर्रुखसियार ने निजाम उल मुल्क और मोहम्मद शाह आसफजाक आदि की उपाधि प्रदान की थी। 1724 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और अवध में शहादत खां, रुहेलखंड में बीर दाऊद और अली मोहम्मद, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक का सादितुल्लाह खां और भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह था। अब आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि एक स्थलीय भाग जो प्रायद्वीप से घिरा हुआ है उसे हम जो समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुडी है। क्या ये सही है? पर नहीं, ये सही नहीं है। इसका जो सर्वोच्च शिखर होगा वो विशाखापत्तनम की चोटी होगी, जिसकी ऊंचाई आपकी बात करें तो 1680 मीटर है। और महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। दैट मीन्स आंसर आपका सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है आपका संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसको सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसे जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया गया है, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार 31 के अंतर्गत नागरिकों को दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 41 है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान को इक्विटी के बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश कहा जाता है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों में विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। विनिवेश का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। सरकार हर साल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश का लक्ष्य तय करती है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 42 नंबर, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN जो है ये आप सभी को पता है कि यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में होती है। और IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधा, जानवर, प्रजाति की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों नैरोबी केन्या में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में स्थित है। ग्लैंड में IUCN, नैरोबी कहाँ पे है? ग्लैंड, एक मिनट देखिए, नैरोबी केन्या में जो हेडक्वार्टर है आपका वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का है और ग्लैड में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लैड में इसका
हेडक्वार्टर है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा, और हैदराबाद में भारत का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। हैदराबाद में भारत का प्रथम, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है। तो बंदरगाह लोथल में पाया जाता है, और लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो के नगर के रूप में प्रतीत होता है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है, और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगमा नदी के तट पर स्थित है, जिसका खोज डॉक्टर SR राव के द्वारा 1954 से 55 में किया गया था। और बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है, बृहद स्नानागार। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। और लोटिया की बात करें तो यह एक लोकगीत लोटिया त्यौहार के दौरान चैत मास में गाया जाता है। इसमें स्त्रियां तालाब और कुएं से लोटे में कलश बनाकर पानी भरती है, और लोटे और कलश को फूलों से सजाया जाता है। पडवानी की अगर हम बात करें तो पडवानी लोकगीत जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। पडवानी लोकगीत कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश का है, कजरी। 46 देखिए, जास्कर नदी दिया हुआ है, जास्कर किसकी सहायक नदी है। तो जास्कर नदी सिंधु की सहायक नदी है, जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम जो है दोस्तों तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बीखरचू के निकट हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं, शेरमुख। 47 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बिल्कुल करेक्ट कथन आपका दिया हुआ है, 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। पहला दूसरा कथन है कि अहमद शाह अब्दावली एक अफगान का शासक था। ये भी कथन आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। जो नादिर शाह कहाँ था, ईरान का था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। 48 देखिए, 10 कुमार चरित्र किसने रची है। तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दांडी हैं। कौन है, दांडी। दांडी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था, और दांडी के द्वारा ही काव्य दर्श की भी रचना की गई है, काव्य दर्श। उसके बाद है स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही है। बहाई मंदिर हिमाचल प्रदेश। बहाई मंदिर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ये कथन आपका क्या है, सही है। आपको कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, ये देखना है। ये कथन आपका सही नहीं है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान, मेहरानगढ़ किला राजस्थान, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। बहाई मंदिर जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है बहाई मंदिर। उसके बाद जिंजी का किला जो है दोस्तों, जिंजी का किला तमिलनाडु में स्थित एक दुर्ग है, और विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। ठीक है, तो ये सभी आपका गलत दिया हुआ है। एक मेहरगढ़ का किला राजस्थान करेक्ट है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का वर्डमैन भी कहा जाता है। तो सलीम अली को भारत का वर्डमैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में मांडोवी नदी के किनारे चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। तो कौन सा, डॉक्टर सलीम अली इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपका मैथ का कुछ प्रश्न है, इसे देखते हैं, फिर साइंस के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। 120 के कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, 120 का आपको आराम से एलसीएम निकाल लीजिए। कितना से कटेगा, 60 से, फिर 2 से कीजिएगा तो 30 से हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 15 से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5। देख सकते हैं आपका 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, दैट मीन्स कि इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका, है ना, 16 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में अंक 2 कितनी बार आता है। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं में अंक 2 की संख्या पूछा जाए है, तो कुछ नहीं करना है, 2 से 20 देखिए कितना बार आएगा 100 प्राकृतिक संख्याओं में। तो 100 में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर आपका 12 के बाद 22 में आएगा, फिर 21 में भी आएगा ना, 21 में भी आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, सॉरी 30 नहीं आएगा, सॉरी 30 नहीं आएगा,
क्योंकि दो वाला पूछा गया है ना, 2 कितने बार आएगा, तो 29 हो गया, उसके बाद 32 आ जाएगा आपका, फिर 42 आएगा, फिर 52, फिर 62, 72, 82, 92, यानी कि टोटल आपका 2 से 20 जो कितना बार आया, 2 इसमें 20 बार आया, काउंट कीजिएगा इसको, 20 बार आएगा। ठीक है, तो 20 बार आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रूट 613 प्लस 144 का मान क्या होगा। तो रूट अंडर 613 दिया हुआ और प्लस रूट अंडर रूट में ही आपका 144 है, तो 613 रूट अंडर में ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सबसे पहले इसका रूट हटा लेते हैं 144 का, तो 12 हो जाएगा। अब 625 का रूट तोड़ेंगे तो कितना का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, इसमें 25 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, और यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए m को 8 से विभाजित करना, दैट मीन्स कि m बराबर क्या, 8 × 1 + 5 यानी कि 13 आपका। ठीक है, और 7m को 8 से विभाजित करने का मतलब क्या, 7m बराबर 8 से विभाजित करना ना, तो 7 × 13, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 13 क्या हो जाएगा, 13 × 7 = 91, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, 11 होल 3/8 आ जाएगा आंसर। और शेषफल आपसे पूछा गया ना, शेषफल कितना, 3 बचेगा ना, तो 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 55 नंबर प्रश्न दिया हुआ और इसके मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी प्रश्न है। सबसे पहले कितना है, 11, सबको पहले कर ले, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बीच में आप ऐड का साइन दे दीजिएगा, 11 प्लस, आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, आप सबको ऐड कर लीजिए, 33, और प्लस इसका फाइंड कीजिएगा ना, तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1, 34 आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है, 34 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आप आंसर ही देखेंगे, अगर आप मैथ का प्रश्न आता है तो। 56 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, और 57 नंबर प्रश्न का भी आंसर ए हो जाएगा, 58 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, ए 27, 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी, और 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 60 नंबर प्रश्न का आंसर आपका आएगा, देख लीजिए, 3750, बी होगा। 61 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, 61 नंबर का 50, सॉरी 61 का 50 हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, और 63 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए, 64 नंबर का बी हो जाएगा, नीचे देखेंगे 64 का बी है, और 65 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और 67 इधर प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर, सॉरी 1 मिनट आप देख लीजिए, सॉरी मैं गलत बता दी, 65 का आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 66 का देखेंगे, 66 का ए हो जाएगा। ठीक है, 66 का ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, 67 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। 68 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो 68 का आपका सी हो जाएगा, और 69 नंबर प्रश्न का आंसर भी 69 का भी सी है। 70 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। 71 का ए हो जाएगा, 72 का आपका बी हो जाएगा, और 73 नंबर प्रश्न का भी आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 74 का सी हो जाएगा, 75 का आपका सी हो जाएगा, 76 का डी हो जाएगा, और 78 देखते हैं, सॉरी 77 ना, अच्छा यहाँ पे सॉरी 75 तक आपका मैथ था। ठीक है, 75 का हमने सी देखा। अब 78 से यहाँ पे आपका साइंस का प्रश्न है, इसे देखते हैं। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है, और यह कथन जो है आपका गलत है। दिया हुआ है ना कि घर्षण के कारण क्या है, कि घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होती है ना, तो आपका ये गलत हो जाएगा। 76 हो गया। अब 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों में कोशिका के ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है। तो पत्तियों में क्या करती है, देख लीजिए। कथन दिया है कि सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है, सिर्फ आंतरिक भागों को सुरक्षा करती है, सिर्फ गैसों का विनिमय करती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल जैसे प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ऊपरी और निचली सतह पत्ती के दो सबसे बाहरी परतों होती है जो कि क्रमशः ऊपरी और निचली सतहों पर पाई जाती है।
ऊपरी एपिडर्मिस में एक छल्ली परत होती है जो जल के हानि को रोकती है और पानी के दोनों सतहों के बीच एक आंतरिक परत प्रदान करती है। ठीक है, और निचले एपिडर्मिस में बड़ी संख्या में रंध्र होता है जो गैसीय विनिमय की सुविधा प्रदान करता है और जल के हानि को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न। डैश एल्कलाइन के समान सूत्र है। एल्कलाइन के सूत्र CnH2n हो जाएगा, H2n-2, ऑप्शन नंबर सी। इसे कार्बनिक यौगिक एल्कलाइन है। कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्केन का आपका हो जाएगा CnH2n+2। एल्केन का अगर प्लस लगा रहता तो ये आपका एल्केन हो जाता है, लेकिन माइनस है, एल्कीन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एल्काइन है ना, एल्काइन हो जाएगा, और अगर प्लस लगा रहता तो एल्केन हो जाता। एल्कीन का क्या हो जाएगा, तो एल्कीन का आपका हो जाएगा CnH2n, एल्कीन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 79। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप डैश होता है। तो एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है, ऑप्शन सी। प्रज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर एक ज्वलनशील पदार्थ गर्म होने पर आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। ठीक है, अब 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का आकार में मापा जाता है। तो कोशिका के आकार को हम लोग माइक्रोन में मापते हैं कि कोशिका को हम लोग ऐसे देख नहीं सकते हैं। कोशिका जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। वही अगर जीवित कोशिका का खोज पूछे तो लीवनहॉक ने 1674 में खोज किया था। और अधिकतम कोशिका सूक्ष्म होती है जो सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देखी जाती है। अब 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वार में वृद्धि की जा सकती है। तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके की जा सकती है, संख्या में वृद्धि करके, ऑप्शन डी। आगे है 82 नंबर प्रश्न। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करें। कंकाल ऐच्छिक, कंकाल पट्टीदार, चिमनी बिना पट्टीदार, चिकनी ऐच्छिक। अब देखिए पेशी की विशेषता में चिकनी ऐच्छिक बेमेल समूह दिया हुआ है। चिकनी ऐच्छिक ये आपका सही नहीं है, बेमेल दिया हुआ है। मांसपेशी ऊतक में लंबी कोशिका होती है जिन्हें मांसपेशी फाइबर कहा जाता है और यह ऊतक मानव शरीर के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, मूवमेंट के लिए। और कंकाल की मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी होती है और वो देखने में धारीदार और ऐच्छिक नियंत्रण होती है, तो इसलिए आपका ये जो है वो गलत हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो कालाजर रोग जो है वो लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। कालाजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालाजर रोग लैसेमिनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी होता है, सैंड फ्लाई। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और पोलियो रोग में निस्यंदनी विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण, तो निस्यंदनी विषाणु के कारण होता है। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। तो देखिए उपकला ऊतक जो होता है ये पशुओं के शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। उपकला ऊतक अंगों के बाहरी पतली परत और आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक अंतरकोशिकीय स्थान नहीं घेरते हैं। ये जो है स्रावन तथा अपशोषण में सहायता करते हैं। और उपकला सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, क्यूबाइडाइल उपकला और पक्षाभी या फिर पक्षल उपकला। तो उपकला ऊतक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि। तो प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वो वजन में हल्की और मजबूत होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। 86 नंबर प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखाओं में से कौन सा सही है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। दर्पण देखिए, दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और ऐसा कौन दिखाता है, तो एक बार हम छोटा करते हैं इमेज, आप देख के बताइए कि कौन बताता है। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और आपतित होकर गुजरती है, आपतित प्रकाश की किरण होकर। तो ये आपका जो डी है वही करेक्ट हो जाएगा, चित्र डी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 87 नंबर।
पद अर्थ प्रागम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो पद और प्रागम्य जो है ये प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कोशिका झिल्ली के लिए, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला है स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मात्रक हो सकता है? तो ये मात्रक वेबर हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर। स्व प्रेरकत्व का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर है, जिसका हेनरी जो है स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसे स्व प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। कूलाम्ब नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यह नियम वितरित आवेश पर लागू होता है, बिल्कुल सही दिया है। यह नियम गतिशील आवेशों पर लागू होता है, ये भी कथन आपका सही है। दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, ये भी सही दिया है। उपयुक्त में से सभी कथन असत्य है, बिल्कुल सभी सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऐसा मत समझिएगा कि मैं राइट बता रही हूँ, नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सत्य नहीं पूछा गया है तो उसके लिए आपका सभी सही नहीं होगा, सारा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ठीक है, यह नियम देखिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं, यह नियम कहाँ लगता है? तो यह नियम जो है वो स्थिर आवेश पर लगता है, ना कि नियम वितरित आवेश पर। तो स्थिर आवेश पर लगेगा। दो आवेश के बीचों आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित होता है और इन दो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है और यह विटामिन जल में घुलनशील है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है और यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्णक क्रमशः क्या होता है? तो देखिए लाल वर्णक जो होता है वो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए इसमें जो है वो लाल लगाया जाता है ताकि इंसान देख सके। अगला है 92 नंबर प्रश्न। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है और जो समूह उत्पन्न करती है उसे वर्णक्रम कहते हैं। जब प्रिज्म से प्रकाश वापस लौटती है उसको वर्णक्रम कहते हैं। उसमें से जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है और यहाँ से लाइट को गुजारा गया, यहाँ जाके वो इस तरीके से 7 क्रमों में रंगों में बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न है कि एक सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं μ1 और μ2 है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो आवर्धन क्षमता आपसे पूछा गया है। तो सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग अत्यधिक आवर्धित छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ये 2 दर्पण का एक सेट का उपयोग करता है, नेत्रक दर्पण और अभिदृश्य दर्पण। तो आपका जो होगा μ1 × μ2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, μ1 सुदर्शन आवर्धन की क्षमता μ1 × μ2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु की बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है, अपसारी लेंस के जैसा। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समानांतर विमा को फैलाता है। 95 नंबर है उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी कि प्रोबोसिक ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ यानी कि फाइलम के जीवों में उपस्थित होती है? तो ये जो उपस्थित होती है दोस्तों, ये उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि जो उपस्थित होती है किसमें? हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर होता है। तो उड्डयन काल में टाइम जो होता है 2u sin θ/g होता है। 2u sin θ/g इज द करेक्ट आंसर, ये इसका टी बराबर होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है 97 नंबर। ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणे कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे
कि ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो ये क्या बोलते हैं उसको, लोहा, लोहा बोलते हैं ना, हाँ, लोहा के गुणों का कोबाल्ट निकेल जैसा होता है और इन तत्वों से बहुत दूर इसको रखा जाता है। फेरस बोलते, फेरस यानी आयरन, ठीक है, फेरस यानी आयरन ये हो जाएगा। मैं कंफ्यूज कर रही थी क्या बोला जाता है, मतलब नाम नहीं बोल पा रही थी। नेक्स्ट है आपका कि कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ में 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें त्वरण का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि त्वरण पूछ रहा है ना, एक मिनट। तो कोई वस्तु अगर विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें त्वरण का मान कितना होगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि प्रारंभिक वेग उसका 0 है, दूरी आपको 20 मीटर दिया हुआ है और 20 मीटर दूरी दे दिया है, तो दूरी बराबर क्या होता है, इसको ऐड फार्मूला याद होगा आप लोगों को। तो प्रारंभिक दूरी का हाफ होता है और इंटू एक्सलेशन इंटू 25 होता है। 25 क्या दिया हुआ है इसमें, 25 दोनों को ऐड कर देंगे, 25 हो जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 93, एक्सलेशन बराबर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है। तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO होता है, CaO। ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। एंड 100 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु नॉनस्टॉक और एनाबिना के ये सभी नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है और ये जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में गांठ में पाया जाता है, ठीक है। अब आपका रीजनिंग का प्रश्न है जो बाकी हम आंसर देखेंगे, बाकी आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन हमारे PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। 101 का बी हो जाएगा आंसर, 102 का आपका सी हो जाएगा और 103 का डी हो जाएगा, 103 का डी दिया हुआ है। 104 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी, 104 का डी हो जाएगा और 105 का ए हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 107 का देखेंगे, 107 का ए हो जाएगा और 108 का आपका सी हो जाएगा। अब 109 से 110 तक आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो 109 का आपका सी हो जाएगा, 110 का डी हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी डी और डी हो जाएगा और 111 का आपका डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं 11 का बी होगा, 111 का बी हो जाएगा और 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, बी 112 का बी हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, 114 का सी हो जाएगा, 115 का आपका ए हो जाएगा, 116 का भी ए हो जाएगा एंड 117 नंबर प्रश्न देखेंगे, 117 का भी ए हो जाएगा, 118 का सी हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, इसको छोटा करते हैं 119 नंबर प्रश्न को और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा और 120 का भी ए हो जाएगा, ठीक है, 120 का ए हो जाएगा, 121 का सी हो जाएगा और 122 का सी हो जाएगा, 122 का सी, 123 का आपका हो जाएगा ए, 124 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी, 125 का भी सी हो जाएगा, किधर है, और 126 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 126 का आपका सी हो जाएगा, 127 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, 128 का इधर दिया हुआ है, 128 का ए हो जाएगा, 129 का सी हो जाएगा और 130 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 130 का डी, 130 का देख लीजिए डी हो जाएगा और 131 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, 132 का ए हो जाएगा और 133 का बी हो जाएगा, बी, 134 का आपका सी हो जाएगा और 135 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, 135 का सी, सी हो जाएगा और 136 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी, आयत, आयत और 137 यहाँ दिया हुआ है, 137 का आंसर इधर देख सकते हैं आप, ए हो जाएगा, 138 का ए हो जाएगा, 139 का डी हो जाएगा एंड 140 नंबर प्रश्न है इसका भी डी हो जाएगा, 141 का ए हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं और 142 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, सॉरी डी हो जाएगा 142 का और 143 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 144 नंबर प्रश्न। 144 प्रश्न कह रहा है आपसे
कि डी होगा आंसर। सॉरी, यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा इसको करती भी तो ऊपर जाता ही नहीं है, डी हो जाएगा। अब 145 को आपका ए हो जाएगा, 146 का सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं 147 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है। 147 का आपका 147 का सी हो जाएगा ये वाला, और 148 का भी सी हो जाएगा, ठीक है। और 149 नंबर प्रश्न है, 149 का डी है, और 150 का भी डी है। तो दोस्तों ये आपका 150 प्रश्न का सीरीज था जो समाप्त हो गया। अब आपका मात्र प्रैक्टिस सेट 4 बचा है जो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दे। बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।